हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं। तो जनरल स्टडीज में आज हम लोग शुरू करने वाले भारतीय संविधान। जी हाँ, इससे पहले हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। क्योंकि ये पहला वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, प्रस्तावना, उसका अगर हम बात करें कैसे जो संविधान निर्मात्री सभा थी, कहाँ से हमारे संविधान में चीज़ों को ग्रहण किया गया है, कौन कौन से सदस्य थे, मतलब कह सकते हैं कि उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और उसके बाद आगे 2-3 और वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव तरीके से संविधान के इस पार्ट को हम कवर करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में तो अगर एक एक टॉपिक पर आप घंटों डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जीएस का अध्ययन कर रहे हैं तो इतना लंबा हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ उसी सारी चीज़ों को सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करना है यहाँ पर, जिससे हम अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। तो ये आपका आज का पहला वीडियो है। इससे पहले अगर आप देखें तो हम आपके लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस ला रहे हैं, जो कि सुबह में 7 बजे आपको प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ शाम को ये इस प्रकार की वीडियो मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीएस के पोर्शन की कंप्लीट तैयारी हो जाए तो आप हमारा नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सारे वीडियोज की पीडीएफ और उसके साथ साथ टेस्ट, क्विज सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कल संडे था, टेस्ट हुआ था, और उसके बाद बुधवार को टेस्ट होगा, फ्राइडे को टेस्ट होगा। तो ये आपके लिए एकदम से कंप्लीट पैकेज में देने का प्रयास कर रहा हूं। आइए यहां से हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें भारतीय संविधान का निर्माण और उद्देशिका। जी हां, अगर हम यहां पर बात करें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधारभूत ग्रंथ के निर्माण की कहानी की यहां से शुरुआत होती है। देखिए, एक चीज आप समझिएगा, चीजों को हम यहां से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये होती है कि हम धीरे से चीजों की शुरुआत यानी कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे बहुत सहज तरीके से हम समझ सके। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम तो 1934 के प्रारंभिक विचार से लेकर के 1950 के पूर्ण अंगीकरण तक का हम यहां पर सफर तय करने वाले हैं। ठीक है, उन शिल्पियों विचारकों को श्रद्धांजलि जिन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश बहुत संघर्षों के बाद आजाद हुआ। हमारा देश अक्षुण्ण और लोकतांत्रिक बना रहे, उसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब उस संविधान की जो परिकल्पना है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली बार विचार आया था 1934 में। एक वामपंथी नेता थे एम.एन. राव साहब, उनके द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम आया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार आया था? तो वो किसके द्वारा था? एम.एन. राव के द्वारा आया था। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हम चाहते थे कि हमारी जब स्वतंत्रता मिले और वो स्वतंत्रता बरकरार रहे, दोबारा फिर किसी के द्वारा हम अधीन ना हो। तो इसके लिए भारतीयों द्वारा स्वयं और अपने राजनीतिक और सामाजिक भविष्य का निर्माण किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर संविधान सभा के गठन की परिकल्पना शुरू किया। आप बस सहजता से सुनते जाएं, हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा आसान करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, विचार एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की दिशा में पहला ठोस कदम था, जिसे आगे चल करके एक विशाल आंदोलन का रूप लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन होता है, जो सबसे पहली बार हुआ था। उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो चुनाव प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें कुल मिलाकर के प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को डिसाइड किया गया था कि एक प्रतिनिधि होना चाहिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें एक कैंडिडेट के लिए कितनी लाख की जनसंख्या, ये कई बार मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व भी कराया। तो आप यहां पर चीजों को देखें, कुल सीटें थी 389, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296, जिसमें कांग्रेस से संबंधित 208 सीटें, जो है मुस्लिम लीग के हिस्से में 73 और अन्य की 15 सीटें जो है हिस्से में गई थी। अगर हम बात करें देशी रियासतों के जो है के अंडर में 93 सीटें थी, क्योंकि उस समय भारत अलग अलग तरीके से रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए, कुल मिलाकर के ये आपको संख्या याद रखने की जरूरत है। 389 ये संख्या आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें 289 ब्रिटिश भारत, जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 273 और अन्य कितने
15 और देशी रियासतों की स्थिति में कितनी थी? 93 सीटें थी। अब एक ऐतिहासिक सभा में, मतलब इस ऐतिहासिक सभा में कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो 9 राष्ट्र में महिला का प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ठीक है, इससे पहले महिलाओं की स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर जब हम देश आजाद होने लगा और स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व दिखाया था, तो यहाँ से उनकी भी भूमिका बढ़ना शुरू हो गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, तो ऐतिहासिक प्रस्तुति होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। कहां पर? संविधान सभा में पेश किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। संविधान के दर्शन यही प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार बनता है। ठीक है, संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मतलब भारतीय संविधान की जो है आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। तो ये क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर ध्यान रखें। यह प्रस्ताव केवल शब्द नहीं बल्कि स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण संकल्प और संविधान की आत्मा थे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भारतीय संविधान की जब आत्मा की बात आती है तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जो आप लोगों को मतलब बचपन से ही रटते हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब इसमें शक्ति का सीधे जो स्रोत था वो भारत की जनता को दिखाया गया कि भारत की जनता इतनी ताकतवर होगी कि वो अपने राजा का निर्माण करेगी और जब चाहेगी उनको गिरा भी सकती है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किलें होती हैं, लेकिन ये चीजें अगर हम कहें तो ये सब कुछ संभव है इसी संविधान की वजह से। यहाँ पर अगर हम एक राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना की गई, जिसमें इसी उद्देशिका में अगर आप देखें तो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की गई है जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें किसी एक की बपौती नहीं होगी। वो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो है वहां पर शासन किया जाएगा और सभी नागरिक स्वतंत्र होंगे। ये यहाँ पर एक मिलाकर के कल्पना की गई थी और इस कल्पना को आकार दिया गया और उसको शब्दों में पिरोया गया प्रस्तावना में। ठीक है, अब हम अगर बात करें, नागरिकों के लिए संकल्प था न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय, ठीक है, समाज में बराबरी का न्याय होना चाहिए, जिसके लिए तमाम तरीके के प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में जो पहले नहीं हुआ करते थे। आगे हम उनको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए, अभी जो जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम हुए। आर्थिक न्याय, ठीक है, और राजनीतिक न्याय। आज अगर देखें तो एक गरीब घर का लोग जो है वो प्रधानमंत्री तक के पद को सुशोभित कर सकते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता वो किसमें होगी? विचारों में स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता होगी, विश्वास में स्वतंत्रता होगी। भाई विश्वास आपको जो मर्जी हो करना हो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती आप पे थोपा नहीं जा सकता। ये सारी चीजें निहित है किसमें? हमारे संविधान में। धर्म की स्वतंत्रता होगी, आप धर्म, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू में आ सकते हैं। आपको मानना है मानिए, ना मानना है ना मानिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बट किसी और को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, ये हमारी जो संविधान है वो हमको इतनी आजादी देता है और यहाँ पर उपासना की स्वतंत्रता है। अगर हम देखें समता, समता मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लोगों को जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है तो सब लोग फॉर्म भरे और सब लोग मतलब जो है उसमें उस पद को पाने के लिए एलिजिबल है। वो अलग विषय है, सारी चीजें बहुत उसके बाद अलग हो जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर देखें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की यहाँ पर जिक्र किया गया और वास्तविकता है भी। अगर हम बात करें बंधुता की, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली हो, यानी जिससे हमारे राष्ट्र की गरिमा मेंटेन रहे, ऐसी बंधुता की भी परिकल्पना की गई हमारे इसमें भारतीय संविधान की आत्मा में। और यहां से आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि एक कैसा संविधान के निर्माण की सोच रखी गई थी। तो ये इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना की विधिक स्थिति। ठीक है, यहां पर देखें, संविधान का अभिन्न अंग होगा। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये डेट आपको याद रखना, कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना की विधिक स्थिति, प्रस्तावना को स्वीकार किया। क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और इसका प्रभाव क्या रहा? यहां पर अगर हम बात करें, यद्यपि संविधान का भाग है परंतु यह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है कि जब मर्जी हो आओ इसको चेंज कर दो। उसके लिए अलग हम अभी देखेंगे भी कि कैसे जो है कई बार इसके लिए वाद भी आया है। लेकिन संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, मतलब प्रस्तावना के शब्दों में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसकी आत्मा है,
उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इतना आप जाने। यहाँ पर मार्गदर्शक प्रकाश की बात करें, न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग एक दर्शन के रूप में किया जाता है, तो इतना आप जाने। यहाँ पर एक भगीरथ प्रयास अगर हम देखें तो यह जो है कुल मिलाकर के एक दिन में नहीं बना। इसमें अगर देखें तो 2 वर्ष का समय लगा, 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का को इतना लंबा समय लगा, जिसमें वैश्विक स्तर पर अध्ययन किए गए अलग अलग संविधानों को, विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, देखा गया, समझा गया और हमारी भौगोलिक, हमारी परिस्थिति के अनुसार चीजों को शामिल करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखें बैठकों का दौर शुरू होना प्रारंभ होता है। पहली बैठक अगर हम देखें तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब? 19 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ से फिर अगर हम बात करें अंतिम बैठक की तो 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता। आगे देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो संविधान जब बन करके तैयार हो रहा था उस दौरान उससे पूर्व 3 प्रमुख वाचन संपन्न हुए थे। वाचन माने पढ़ना, 3 बार पढ़ा गया उसको। अगर हम प्रथम वाचन की बात करें तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, तो ये आपका पहला वाचन हुआ था। उसके बाद द्वितीय वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। यह सबसे विस्तृत और लंबा चरण था। ठीक है, वाचन का मतलब चीजों को एक एक फिर से एनालाइज, बनाने के बाद एनालाइज किया गया कि जो हम बना रहे हैं वो कितना जो है जिस उद्देश्य को, जिस माइंडसेट को लेकर के हमने इसको तैयार किया है वो कितना ज्यादा कारगर है, कितना ज्यादा मतलब सक्सेसफुल हुआ, हम उस उद्देश्य में कितना पहुंच पाए हैं, इस उद्देश्य से इसका वाचन हुआ था। तृतीय वाचन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 और इसी के बाद, जिसके बाद अंतिम रूप से इसको पारित कर दिया गया। तो ये डेटें आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है पूछा जा सकता है, इतना आप जान ले। अब इसके बाद अगर हम इसके जो निर्माण होता है वो कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे। अगर इसके प्रमुख शिल्पी और प्रतीक की हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, एलिफेंट सील, इसका सील बनाया गया, क्या? हाथी। यहाँ पर देखिए अगर हम संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव यहाँ पर को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें मुख्य जो है प्रारूपकार थे SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें संविधान सभा का प्रतीक तो इस विशाल और ऐतिहासिक कार्य की प्रकृति को दर्शाने के लिए हाथी यानी एलिफेंट को आधिकारिक मुहर के रूप में सील बनाया गया। तो ये याद रखें, पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें। अगर हम यहाँ पर बात करें कला और हस्तलिपि, हस्तलिपि में भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने सुंदर इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? श्री प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने सुंदर इटैलिक शैली में अपने हाथों से इन्होंने लिखा है। ठीक है, अगर हम इसकी सौंदर्यीकरण की बात करें तो पन्नों को सजाने का कार्य शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, यानी अगर हम कहें तो सबसे ताकतवर चीज तैयार की जा रही है, तो उसको उस रूप में भी ढालने का प्रयास किया जा रहा है कि देखने के बाद उसमें एक आकर्षण हो कि यार हाँ ये कुछ है, उस ताकत को तैयार किया जाए। यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर इसके पन्नों को सजाया गया, कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके हिंदी संस्करण का, संविधान के हिंदी संस्करण के पृष्ठों को नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इतना आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो मूल दस्तावेज का जो ढांचा बनता है हमारे संविधान का, वर्षों के अथक परिश्रम के बाद ये जो है इसमें कुल मिलाकर के 395 उस समय कुल जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान स्वरूप में यह दुनिया का सबसे विस्तृत, व्यापक और लिखित संविधान। ये देखो यहाँ पर 3 पिलर, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जाकर के एक हमारा लंबा चौड़ा एक विशाल काय जो है संविधान तैयार हुआ, जो इसने जो है तमाम भारतीयों को जीने का अधिकार दिया। यहाँ पर देखिए अंगीकरण बनाम लागू होना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये 2 डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना के को स्वीकार कर लिया गया, अभी हम लोगों ने आगे देखा है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये डेट देखें, संविधान अंगीकृत किया गया और अधिनियम और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को तो ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम वहीं से मनाना प्रारंभ कर दिए। 26 जनवरी के महत्व की अगर हम बात करें तो 1929 के लाहौर के अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज के संकल्प की याद में, जिसे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, इसी दिन को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखो सवाल बनता है कि यार जब पूरी तरीके से अगर देखें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, तो फिर 26 जनवरी को क्यों इसको जो है लागू करने के लिए 2 महीने का समय और लिया गया? इसलिए लिया गया कि सबसे पहली बार देखो, तिथियों को हम क्यों अपने बर्थडे को मनाते हैं, हम क्यों अपनी जो अलग अलग हमारे जीवन की ऐतिहासिक तिथियां होती हैं उनको हम क्यों सजो करके रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे अब हम हमारे बर्थडे का हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गई, उसके बाद जो है एग्जाम की डेट हो गई, उसके बाद रिजल्ट की डेट हो गई, शादी की डेट हो गई, तमाम सारी डेटें उनको हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 26 जनवरी, ये देखो ये इसका महत्व था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये जो है पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, लेकिन उसको मना करके पूर्ण स्वराज के संकल्प को याद किया गया था, की याद में ये चीज बनाया गया। उसी दिन हम लोगों ने मतलब कांग्रेस समिति ने यह डिसाइड किया था कि हम जो है क्या करेंगे कि पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, और उसी के समय में 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था। तो इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हम लोगों का ये जो स्वतंत्रता जो गणतंत्र दिवस है, इसको 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग यहाँ से मनाते हैं। आगे अगर हम बात करें लागू करते हैं, यहाँ पर देखिए विरासत एवं संरक्षण, इस तरीके से भारतीय संविधान को कांच में सजाकर सुंदर तरीके से रखा गया। भौतिक संरक्षण, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां आज भी संसद के भवन में मुख्यालय मतलब पुस्तकालय में पूर्णतः सुरक्षित है। वैज्ञानिक तकनीक, इन हस्तलिखित पन्नों को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें हीलियम गैस से भरे विशेष बॉक्सों में रखा गया है। एक जीवन दस्तावेज कांच के पीछे रखा यह ग्रंथ केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो आज भी 1.4 अरब भारतीयों का मार्गदर्शन कर रहा है। तो इतना आप समझ लीजिए यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में जो समितियां और क्या प्रमुख स्रोत रहे उन पर बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा एवं विकास है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये कई बार आपको हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए ये डेट को याद रखा, इसलिए 1973 हम कई बार हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में इसको सॉल्व किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मान्यता की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आधारभूत, अगर हम इसके संरचना की बात करें तो उद्देशिका के संशोधन संभव है, परंतु आधारभूत संरचना यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अधीन होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आत्मा है, जो संविधान मतलब हमारे जो संविधान की मूल जो बातें हैं, मूल जो भाव है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा उद्देशिका के 3 नए शब्द, ये कब 1976, अभी इसका क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी ग्रेड में, उसमें जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता, और ये कब से मनाना शुरू हुआ उसको भी हम बात करेंगे। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा 2015 से शुरू हुई है। संविधान निर्माता की अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 125वें जन्म अवसर एवं उनके सम्मान में यह जो है चीजें यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें राष्ट्र की पहचान, प्रतीकों की स्वीकृति, भारतीय जो हमारे प्रतीक है, यहाँ पर देखिए जैसे झंडा हमारी शान है, हम उसको झुकने नहीं दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाया गया। ये डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्र जो कि जन गण मन है, ठीक है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई, और इसी दिन को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया जो वंदे मातरम है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्र निर्माण के प्रमुख वास्तुकार, जिसमें बड़ी समितियां थी, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और संघीय संविधान समिति, और राभा जो है यहाँ पर राज्यों के लिए जो समितियां बनी थी, राज्यों के समझौता के अध्यक्ष पद के रूप में ये इन्होंने कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो ये भी प्रमुख रोल में थे। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और कुछ जो है प्रमुख उप समितियां की अगर हम बात करें, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो है एच.सी. मुखर्जी साहब थे। तो ये सब देखो अभी आपके जीआईसी अल्टीग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन बना भी था। ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए। हम चीजों को सरल से सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, और हाँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर तो बनता है।
यार कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रक्रिया और संचालन के स्तंभ, देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर साहब संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और पट्टाभी जो है सीतारामैया ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इतना आप जाने। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रारूप समिति, संविधान का मूर्त रूप दिया गया। तो गठन की भूमिका 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ। संविधान का प्रारूप निर्धारण करने की जिम्मेदारी कुल मिलाकर के 7 सदस्यों पर। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारंभ में बंगाल प्रांत से निर्वाचित होकर के विभाजन के बाद बंबई से, ठीक है, ये प्रारंभ में बंगाल प्रांत से निर्वाचित थे, बाद में जब विभाजन के बाद जो है बंबई से इनको निर्वाचित किया गया, मतलब भारत विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी वजह से चूंकि ये अध्यक्ष थे, क्योंकि भाई जो लीडर होता है, जो कैप्टन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सारा श्रेय मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान का जो शिल्पकार, इसीलिए इनको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कुछ बदलाव हुआ, एन माधवराव, बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र के बाद, और फिर टी.टी. कृष्णामाचारी जो कि 1948 में, डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात नए जुड़े थे। क्योंकि लंबा प्रोसेस था, लंबे समय तक संविधान का निर्माण हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला। तो इस प्रक्रिया में प्रमुख घटनाएं भी हुई, जिसमें कुछ बीमार हुए तो कुछ मर भी गए। तो इस तरीके से तो उनके स्थान पर ये सारी चीजें हुई। अगर हम बात करें वैश्विक प्रेरणा, तो यहाँ पर एंग्लो अमेरिकन प्रभाव खास करके रहा। ब्रिटेन का हमारे संविधान पर अगर हम कहें तो संसदीय शासन प्रणाली, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ब्रिटेन से। ब्रिटिश जो है विधि का शासन यानी कानून का शासन, ये कहाँ से जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय द्विसदनात्मक व्यवस्था और परमाधिकार लेख, ये सब कहाँ से लिया गया? ये हमारे ब्रिटिश के जो है ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। अब संयुक्त अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, ये सब जो है यहाँ पर लिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें वैश्विक प्रेरणा का, तो संघीय ढांचे और नीतियां, कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, ये बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया से, हमने अलग अलग देशों से संविधान से जो है यहाँ पर देखें तो इस तरीके से हमने अपने संविधान में मुख्य मुख्य चीज़ों को लिया। आयरलैंड की हम बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। राज्य से जो है यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अभी भी बने हैं और आपके एग्जाम में भी बनेंगे। तो कहाँ से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व? जो है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन। आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें 12 सदस्यों को साहित्य, कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो है योगदान करने के लिए राष्ट्रपति उनको डायरेक्टली राज्यसभा का सदस्य मनोनयन कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है और व्यापार वाणिज्य की जो है स्वतंत्रता भी लिया गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें वैश्विक प्रेरणा, जो कि स्वतंत्रता, अधिकार और संशोधन, हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन भी होते रहे और बहुत सारे संशोधन हुए, उन पर भी हम बढ़िया से इन वीडियोज के माध्यम से समझेंगे, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास रहें। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है, नहीं तो मूल अधिकार के आड़ में जो है आदमी अपना टाइट खड़ा रहे, पता चले देश में आपातकाल की स्थिति बनी है, समस्या बनी है, तो चूंकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार हनन हो जाता है भैया, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया भी इन्हीं से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण आधार के से आकार और पहचान तक की चीजों को हम यहाँ पर आगे देखने वाले। संविधान का दर्शन, दूरदर्शिता, जिसमें कुछ लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए थे। संविधान सभा कांग्रेस थे और कांग्रेस भारत था, ठीक है। के.एम. मुंशी ने कहा यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। एम.एन. पालकीवाला ने कहा इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? यह एक सफल और लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो इतना आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेतृत्व की निरंतरता। 1946 बनाम 1947 ये अंतरिम सरकार थी, जो इसमें अंतरिम में 1946 में जो है जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद प्रथम मंत्रिमंडल में
इनको मतलब प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार पटेल साहब गृह सूचना विभाग था उस समय, और उसके बाद इधर जो है इनको पटेल साहब को गृह और राज्य, तो यहाँ पर वल्लभ सिंह साहब को रक्षा मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। श्री राजगोपालचारी शिक्षा थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे। तो इतना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रमुख जो है उस समय के नेता थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हम शुरू करते हैं अपने संविधान की कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे, लेकिन समझ करके हमको चलना। भारतीय संविधान के भाग 1 को, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित चीजें दी गई हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें अनुच्छेद 1 में, तो अगर आप देखें तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम बात करें भाग 1 में कुल मिलाकर के 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद आते हैं। और उन 4 अनुच्छेदों में अगर हम देखें, पहला जो अनुच्छेद है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अगर हम आगे देखें यहाँ पर 2 और 3 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के प्रवेश, निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों के परिवर्तन की पूर्ण शक्ति प्रदान है। तो ये चीजें किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है कि आपका जो राज्य है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसका अगर इसका बंटवारा होना है या इसके जो क्षेत्र है उसको अगर कम ज्यादा करना है, इसके बॉर्डर लाइन को चेंज करना है, किसी जिले को किसी अन्य प्रदेश में अगर समाहित करना है, तो ये सब अधिकार किसके पास है? ये सारे अधिकार हैं जो है संसद के पास होंगे। ठीक है, जो कि संविधान के अंतर्गत ये निहित है। अब इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत दिए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये चीजें रही। अब इसमें अगर हम देखें तो यहीं पर अपने जो संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं। अगर हम बात करें पुनर्गठन की मांग, जी हाँ, भाषा बनाम प्रशासन के माध्यम से जो है राज्यों की पुनर्गठन की डिमांड होना शुरू होती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। तमाम यहाँ पर गठन होते हैं, संगठन बनते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सीमाओं का क्रमिक विकास जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1960 से लेकर के अगर 75 की हम बात करें तो 1960 में विभाजन होता है। बंबई पुनर्गठन अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र यानी मराठी और गुजरात यानी गुजराती राज्य का निर्माण, इस तरीके की यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशल चीजें हुई। अब उसी तरीके से अगर देखें तो 1961 से 62 के बीच विदेशी क्षेत्रों का मिलन, जैसे दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप जो कि पुर्तगालों के अंडर में था, पुडुचेरी जो कि फ्रांसीसियों के अंदर में था, भारत में इनको शामिल किया गया। ठीक है, अब 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन कर दिया गया। पंजाब, हरियाणा जो कि 17वां राज्य हरियाणा बना, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो 1974 ईस्वी में सिक्किम का विलय होता है। 35वें संविधान संशोधन और सह राज्य संशोधन यानी 36वें संशोधन द्वारा राज्य का 22वां पूर्ण राज्य बना। तो ये अलग अलग चीजें हुई, और उसका मुख्य जो कह सकते हैं जो आधार था वो भाग फर्स्ट यानी 1 से लेकर के 4 जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की वजह से ये सारी चीजें संभव हुई। अब अगर हम आधुनिक भारत के नक्शे को देखें तो 1987 से वर्तमान की स्थिति में अगर देखें तो 28 राज्य हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारे भारत की स्थिति है यहाँ पर, बस इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सांस्कृतिक पहचान में राज्यों के नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बन सकता है, इसलिए आपको इनको जानना चाहिए। संविधान लागू होने के बाद औपनिवेशिक नामों को हटाकर सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों को अपनाया गया, जिसमें अगर हम देखें तो सांस्कृतिक जो संयुक्त प्रांत था उसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया 1950 में, यानी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम 1950 में पड़ा, जो पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से। उसके बाद मद्रास जो कि तमिलनाडु के नाम से जाना जाने लगा, कब से? 1969 से। और उसके बाद मैसूर जो कि कर्नाटक के नाम से जाने लगा, कब? 1973 से। पांडिचेरी जो कि पुडुचेरी नाम से 2006 से। उड़ीसा जो कि ओडिशा नाम से 2011 से। तो इतना यहाँ पर हमको जानना चाहिए। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की नागरिकता यानी भाग 2 को, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है संपूर्ण, चूंकि आप जानते हैं ये एक भाग में 4 अनुच्छेद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था। अब उसके बाद भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये क्वेश्चन बनता है कि भाग 2 यानी जो नागरिकता से संबंधित चीजें हैं उनका वर्णन किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में? भाग 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में अलग अलग चीजों के माध्यम से, जिसमें बताने का प्रयास किया गया है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक की यहाँ पर कौन भारतीय है यानी हु इज एन इंडियन,
ठीक है, नागरिकता कैसे बनती है या छिन सकती है, इन सारी चीजों का वर्णन है, भविष्य का फैसला कौन करेगा, इन सारी चीजों पर यहाँ पर जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 5 की जब हम बात करते हैं तो पहचान की नींव यानी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन होगा, ये देखें यहाँ पर। तो इनमें कोई एक शर्त अनिवार्य है, जैसे व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, ठीक है, उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद 3 शर्त थी, संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। तो ये भारतीय संविधान में जो है नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त होने का प्रावधान था। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 के अंतर्गत किया गया। और अनुच्छेद 6 में किया गया महाप्रवास और आगमन का, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने यानी प्रवास वाले व्यक्तियों के अधिकार दिए गए। विभाजन के बाद भारत को अपना घर चुनने के लिए विशेष प्रावधान प्रोवाइड कराया गया और उन लाखों शरणार्थियों को संवैधानिक मान्यता देना जो सीमा पार करके भारत आए हुए थे। तो इनका जिक्र किसमें है, अनुच्छेद 6 में। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि यानी भारत से पाकिस्तान में जो आए हैं शरणार्थी उनको जो विशेष स्थितियां प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 7 में अगर हम बात करें, वापसी का संवैधानिक अधिकार, उन व्यक्तियों के अधिकार जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर अस्थायी रूप से लौटने का फैसला किया, उनको जो है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उनके लिए प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पर भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्थान 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और वापसी बाद में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत लौट आए, तो उनके जो है पुनर्वास परमिट के माध्यम से नागरिकता का अवसर देना, इसमें इसका वर्णन है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 8 में अगर हम देखें तो वैश्विक तरीके से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल, देखिए मेरे भाई आप इतना समझ लें कि चूंकि चीजों को जो है हमको खत्म भी करना है, कंप्लीट भी करना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बस धैर्य बनाए रखें, चीजें बहुत बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर मूल, जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत के में पैदा हुए, यहाँ पर उनको जो है वैश्विक भारतीय जो है कह सकते हैं भारत से के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार थे, ठीक है, वर्तमान में जो किसी दूसरे देश में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं। यह अनुच्छेद विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में जोड़े रखने का राजनयिक माध्यम था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें अनुच्छेद 9, इसमें एकल नागरिकता का कड़ा नियम था, ठीक है, आप भारत एकल नागरिकता का पालन करता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर मतलब यहाँ की भारत की नागरिकता जो है चली जाएगी, ठीक है, एक कुर्सी का नियम। यदि कोई भारतीय अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसका क्या होगा परिणाम, उस भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें वर्णन है कि अधिकारों की अटूट गारंटी है। यहाँ पर अगर देखें नागरिकता केवल तभी समाप्त हो सकती है जब संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन हो, यानी देशद्रोह या इस तरीके से धोखाधड़ी या अगर कहें तो दुश्मनों से मिल करके तमाम ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होना जो भारत की हमारी प्रस्तावना है, मूल संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ हो, तब जाकर के आपकी नागरिकता जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो यहाँ पर बात करें हम नागरिकता का मास्टर मैट्रिक्स, यहाँ पर अनुच्छेद 5 अगर देखें तो मूल निवासी से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 6 पाक से आए शरणार्थी जिसका भारत में आगमन। अनुच्छेद 7 लौट करके आए प्रवासी, पाक जाकर के वापस लौट करके आए, उनका नियम दिया गया है। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल यानी यहाँ पर देखो विदेशों में बसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता वाले, यानी अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी, इस तरीके से। अनुच्छेद 11 में अगर हम देखें तो भविष्य के संरक्षक यानी संसद के शक्ति पर यहाँ पर देखें तो नागरिकता के अधिकार का कानून विनिमय, अगर संविधान निर्माताओं ने नागरिकता का अस्थायी कानून नहीं बनाया, ठीक है, उन्होंने संसद को पूर्ण अधिकार दिया कि वो भविष्य के लिए नियम बनाए, ठीक है, क्योंकि चीजें और परिस्थितियों के हिसाब से नए नियम बनाने की आवश्यकता होती है। संसद नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त दोनों की शर्तें तय करेगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 11 का परिणाम, आज का भारत, अनुच्छेद कैसे एक अनुच्छेद ने देश की नागरिकता कानूनों को आकार दिया। नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 की शक्ति उपयोग करके संसद ने यह मुख्य कानून पास किया, ठीक है। ये सब सारी चीजें किसमें, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। एकल नागरिकता आपको प्राप्त हो रही है, यहाँ पर देखें ये भारतीय संविधान संघीय ढांचे के बावजूद पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से संसद को एक अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता त्यागने का कानून
कानून समय समय पर बनाने का जो है उसको विशेषाधिकार दिया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकार। जी हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसके अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का जिक्र किया गया, जहां से अभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये चारों भागों से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके भाग 3 से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत का मैग्ना कार्टा और नागरिकों का संवैधानिक ढाल इसको कहा गया है। किसको? इस अनुच्छेद को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो किसको? भाग 3 को। ठीक है, मूल अधिकार क्या है पहले इसको हम समझते हैं। वे बुनियादी अधिकार राज्य यानी राज्य की मनमानी शक्तियों के खिलाफ नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार जो है सरकारें जो आम जनता के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। संविधान के भाग 3 को इसे प्रत्यक्ष महत्व के कारण भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम प्रेरणा स्रोत की बात करें तो यह अधिकार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने जो है का अवसर प्रदान करना। अब यहाँ पर देखिए 7 से 6 का सफर यानी संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया। पहले शुरू में 7 थे, अब हो गए कितने? 6। देखिए यहाँ पर मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था उसको मूल अधिकारों की विशिष्ट सूची से हटा दिया गया। अब कुल मिलाकर के हमारे 6 अधिकार हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य कानून जो है कानूनी अधिकार बन गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास कुल मिलाकर के 6 मूल शेष अधिकार हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समाज में हर स्तर पर भेदभाव का अंत हो, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, विधि के समक्ष समानता यानी समान अधिकार, कानून की नजर में सब बराबर है। ठीक है, अनुच्छेद 15 भी इस समानता के अधिकार से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। सार्वजनिक स्थानों तक लोग समान तरीके से जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के विषयों में सभी को जो है अवसर की समानता की जिक्र किया गया अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक है, अब ये देखो अनुच्छेद 17 बेहद इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुच्छेद यहाँ पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत और इसका आचरण पूरी तरह निषिद्ध है, यानी अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, केवल सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके ये किया गया। अब इसके बाद इसी तरीके से अगला अधिकार आता है दूसरा, जो किसे कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। और इसका जिक्र कहां से कहां तक किया गया? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 21A और 21 मतलब 22 तक। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाना, आबाद, संचरण, निवास और व्यापार कारोबार का जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए 2 सिद्ध के संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही सजा, खुद के खिलाफ गवाही की मनाही। मतलब समझिएगा बात को ध्यान से, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संरक्षण, ठीक है, और एक अपराध के लिए एक ही सजा हो। अब अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार दिया है। सबसे व्यापक अधिकारों में से एक है ये जीवन का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 1 शिक्षा का अधिकार, 86वें संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं आपके अभी जीआईसी ग्रेड में, तो इसलिए आप इनको तैयार रखें। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में अवैध गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता। अब अगर हम बात करें जो है तीसरा अधिकार जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव गरिमा और बचपन की रक्षा। ठीक है, यह अधिकार विशेष रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकता है एवं मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और जो है यहाँ पर देखिए श्रम यानी फोर्स्ड लेबर यानी लेबर जबरदस्ती जैसे बांध करके मजदूरी करवाना, बधुआ मजदूरी, ये सब इसके खिलाफ है। ठीक है, बधुआ मजदूरी पर पूर्ण रोक लगाया गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर सख्त कानूनी, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये इसका वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, फ्रिक्वेंटली बनते हैं भाई, ध्यान रखना है इसको। अब आगे हम बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव यहीं से रखी गई। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण स्वतंत्रता किसी भी
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आपका जो मर्जी कहे, आप जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामले में संस्थाओं के स्वयं प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि यानी प्रचार के लिए सरकार द्वारा टैक्स लगाने पर पूर्ण पाबंदी है कि भाई आप पता चले किसी दूसरे धर्म का, जिस धर्म की सरकार मतलब जिस धर्म के ज़्यादा लोग सरकार में नहीं है, पता चले दूसरे सरकारों पर मतलब दूसरे धर्म के लोगों पर टैक्स वैक्स लगाने लगे, तो इस पर भी पाबंदी है, सरकार द्वारा टैक्स लगाने पर पूर्ण पाबंदी। ठीक है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आपकी इच्छा है तो स्वतंत्र होइए, आप मतलब आप उपस्थित होइए, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब अगला जो अधिकार है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों की पहचान का संरक्षण यह है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यह अधिकार भारत की बहुलवादी संस्कृति का सम्मान करता है और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों और स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है। धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्थाएं चला सकते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि एक अंतिम यहाँ पर देखें तो ये मूल अधिकार है, संविधानों की आत्मा, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रेगुलरली, और आपको भी देखने को मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए। अनुच्छेद 32, जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुसार यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है। ये क्वेश्चन बना भी है कई बार कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अम्बेडकर साहब के अनुसार जो है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। ठीक है। यह स्वयं में कोई स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति है, जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 विशेष रिट्स, जी हाँ, अब यहाँ पर वो कौन से रिट्स हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरक, अधिकार परीक्षा, ये 5 जो रिटें हैं इनको जारी कर सकता है। अगर हम बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर प्रस्तुत करो, यानी बंदी प्रत्यक्षी माने प्रत्यक्ष रूप से बंदी को प्रस्तुत करें। ठीक है। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश होता है। ठीक है। सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये किसके खिलाफ? सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है और आपातकाल में भी निलंबित नहीं होती है। इस बात को आप समझे यहाँ पर। तो दूसरे की अगर हम बात करें, परमादेश का मतलब होता है यहाँ पर मैंडमस हम आदेश देते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब लोग प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर देता है तब यह रिट जारी की जाती है। किसी निजी व्यक्ति या पर्याप्त विधिक उपचार उपलब्ध होने पर जारी नहीं किया जा सकता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब देखो, प्रतिषेध यानी रोकना, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय लेने के लिए रोका जाता है। ये प्रतिषेध, ये यहाँ पर देखें, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी रोकना, ये आपका यहाँ पर ये होता है। अब अगर हम बात करें उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित होना यानी सूचना देना। अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारिता से बाहर जाकर के प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध दिए गए निर्णय को रद्द कर देता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप उस पर निर्णय नहीं दे सकते हैं, तो यानी ये रद्द कर सकता है। अब अगर हम बात करें अधिकार परीक्षा, ठीक है, यहाँ पर देखिए किस अधिकार पर, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक कार्यालय पर दावा करता है तो उसके दावे की वैधता को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, ये एक ऐसा भाग है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं इन दिनों। अभी आप देखिए यहाँ पर, जिसका अगर हम देखें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और ये कहाँ से लिया गया है? अगर हम बात करें तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। भाग 4 की प्रकृति में वे नैतिक निर्देश और आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना है। ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है किंतु देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों का समग्र वर्गीकरण, तो यहाँ पर इस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक समानता के आधार में अनुच्छेद 38-39, यहाँ पर 41, 42, 43, 47 है। गांधीवादी की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40, 43, 46 खा, 46, 47 इतने हैं। आधुनिकता, न्याय व अंतर्दृष्टि की बात करें तो 44, 45 और यह है 48,
ये 49, 50, 51 ये सब चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य। जी हाँ, भारतीय नागरिक का संकल्प, यानी अगर हम देखें भाग 4 का के अंतर्गत कुछ भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, अधिकार और सारी चीजें तो हैं, लेकिन नागरिकों के कर्तव्य भी बताया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का में वर्णित किया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो 1976 के अंतर्गत। ठीक है, प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में इनकी संख्या 11 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्र और संप्रभुता के प्रति कर्तव्य। जी हाँ, यहाँ पर बात करें संविधान का पालन करें एवं उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अक्षुण्ण रखें। ये सब हमारा क्या है, कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, और उसके बाद देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा एवं प्रदेश तथा वर्ग पर आधारित भेदभावों से दूर रहें। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उनका परिरक्षण करें। ठीक है, इसके साथ साथ पर्यावरण, यहाँ पर देखें प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें एवं उनका संवर्धन करें। सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का एक विकास करें। ठीक है, इसी के साथ साथ ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को निरंतर बढ़ावा दें। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे भारतीय संविधान में जो हम लोगों को मूल कर्तव्य हैं, उनका यहाँ पर आप लोगों ने जिक्र देखा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे की चीज़ों को अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर नंबर जो दिया गया है 95 65 27 24 42, इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके जो PDF ग्रुप बनना है उसको ज्वाइन करें। ठीक है, टेस्ट एवं क्विज में पार्टिसिपेट करें और अपने GS वाली तैयारी के लिए बिंदास रहें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।